टेट की तैयारी करने वाले आप सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हाइपरफाइन क्लासेस लेकर आया है आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न जो इस प्रकार हैं। चलिए शुरू करते हैं। दिया हुआ है कि किस महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे-छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? 12 से 18 वर्ष 12 से 18 महीने की बात कर रहा है। 18 से 24 महीने का बच्चा, 24 से 30 महीने का बच्चा या 30 से 36 महीने का बच्चा। तो यहाँ पर जो है आपका 18 से 24 महीने का जो बच्चा होगा वो आपके छोटे-छोटे वाक्यों को मिला करके जो शब्द समूह बनाकर बोलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि-लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। तो बुद्धि-लब्धि और आईक्यू के बारे में सबसे पहले बताने के लिए तो बिने ने बताया था, सिगमंड फ्राइड और बिने ने बताया था। लेकिन बाद में जो है आईक्यू लेवल की जो अवधारणा है वो जो है जर्मन मनोवैज्ञानिक स्टर्न के द्वारा बताया गया, विलियम स्टर्न के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो सृजनात्मकता को विविध सोच जो है, विविध सोच की अवधारणा से संबंधित किया जाता है या माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज चूंकि कर रहा है, तो यहाँ पर जो भी अवतरण होगा वो लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण होगा। तो इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। अगला प्रश्न है कि ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों के कुछ उदाहरण हैं। पहला है कि परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, आलेख पत्र या रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाना, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है। तो ये जो भी संचय प्रणालियाँ दी गई हैं, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट, ये सब आपके अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है। ठीक है, ये इसमें मूल्यांकन से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। पहला दिया हुआ है कि अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, दूसरा है कि शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, तीसरा है कि कक्षाओं के अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, चौथा दिया हुआ शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो प्रदर्शन या रिकॉर्ड बनाकर नहीं रखना है यहाँ पर, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन चूंकि करना है कि कितना प्रभावी कितना है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कक्षा में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह भी नहीं बनाने हैं और गतिविधियों की सूची भी नहीं तैयार करनी है। तो चूंकि यहाँ पर अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन जो होगा और शिक्षकों की सहायता इस प्रकार से करता है कि शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन जो है वो किस प्रकार होंगे, इस प्रकार सिद्ध साबित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो समावेशी शिक्षा एक अच्छा समावेशन की बात हो रही है। दिया हुआ सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्व बंधुता। तो समावेशी शिक्षा का जो प्रावधान है इसका तात्पर्य होता है कि समता एवं समान अवसर जो है वो सबको मिलने चाहिए, सभी छात्रों को मिलने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, समता एवं समान अवसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया, किस वर्ष में लागू किया गया? तो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है वो कब लागू किया गया? तो ये 2016 में लागू किया गया है, 2016 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक
व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। नेगेटिव बातें आप छाट लेनी होंगी, तो ऐसा नहीं, वर्गीकरण आपको नहीं करना है। विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, तो ये पॉजिटिव बात कह रहा है। यहाँ पर आपके पास जो प्रशिक्षित जो है अधिगमकर्ता होने चाहिए, जो विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार जो है शिक्षण अधिगम प्रविधियों को अपनाता हो। तीसरा है कि विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। तो व्यक्तिगत विविधता वाली बात कह रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। चौथा है कि बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो 4 दिया हुआ है कि बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। तो यहाँ पर समरूप जो शब्द इस्तेमाल किया है, सबके लिए समान, सबके लिए समरूप नहीं हो सकता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो किस वर्ष तक के लिए बच्चों के लिए है आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट? तो 6 साल से लेकर और 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध सुनिश्चित करता है। तो 6 साल से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये प्रावधान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं अंतर अन्योन्याश्रित, स्वतंत्र, अंतर संबंधित, एकीकृत। तो यहाँ पर आपका स्वतंत्र होगा, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं जरजोग के अनुसार, मतलब उसके अनुसार। मैत्रेय जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है, उसका जो व्यवहार है वो सतर्कता को प्रस्तुत कर रहा है। चौकस दिया हुआ है यहाँ पर, निवर्तमान दिया हुआ है, निरंकुश दिया हुआ, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 यूज करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ पर प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो स्कूल बच्चों की समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ पर प्रमुख स्थान की बात कह दिया है, प्रथम स्थान की बात कह रहा है, प्रमुख स्थान की बात कह रहा है, ये आपके स्कूली बच्चों का होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है, किस संदर्भ में बनाई जाती है? व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। तो जब बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम होगा जहाँ पर स्टूडेंट पर ही फोकस किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आपका व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बनानी पड़ती है। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजकों को इसके नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है, तो किसके नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है? तो ध्वनि संयोजन की बात हो रही है, तो ध्वनि संबंधी आपके जो ध्वनि संबंधी जो आपका नियम है, इसके अंतर्गत ध्वनि संयोजनों को रखा जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।